हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में एरनफेस्ट की थ्योरम देखेंगे जिसका नाम है एरनफेस्ट थ्योरम। एरनफेस्ट की जो थ्योरम है वो हमें क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर रिलेशन को बताती है। ये क्वांटम में आए हुए एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ की मानों को टाइम डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग शो करती है। या हम कह सकते हैं कि जो एरनफेस्ट की थ्योरम है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो भी बेसिक रूल्स हैं हमारे पास में, चाहे वो कोई से भी रूल हो क्लासिकल मैकेनिक्स के, उनको क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू सेटिस्फाइड करती है। ठीक है, हमने कहा जो क्लासिकल ये जो एरनफेस्ट थ्योरम है उसका वर्ग क्या है स्टूडेंट्स? क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिक लॉज को क्वांटम के थ्रू सेटिस्फाइड करती है। क्वांटम के थ्रू सेटिस्फाइड करती है। जो ये एरनफेस्ट की थ्योरम है तो इसके थ्रू हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के जो भी लॉज हैं, लाइक मोमेंटम है, वेलोसिटी है, कुछ भी हैं, उनको क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के फॉर्म में फाइंड आउट करके लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं। इसके लिए जो आप लोगों को एग्ज़ाम के थ्रू समझना है, ये वाली बात हुई कि इसका फील क्या है, कि ये क्या कहना चाहता है अपन से। अब हम इसको एग्ज़ाम में कैसे लिख कर आएंगे उसे लिखते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे एरनफेस्ट थ्योरम टेल्स अस टाइम डिपेंडेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। राइट, ये जो है एरनफेस्ट की थ्योरम वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू की टाइम डिपेंडेंसी को शो करती है। सो वी कैन प्रूव फंडामेंटल लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स in quantum mechanics using एरनफेस्ट थ्योरम। हमने कहा कि जो एरनफेस्ट की जो थ्योरम है वो टाइम डिपेंडेंसी को शो करती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू की, मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू क्लासिकल मैकेनिक्स के सभी बेसिक लॉज को ये शो करती है। नाउ वी कैन प्रूव फंडामेंटल लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो अब तक आप लोगों ने जो भी आपकी 11th से बीएससी सेकेंड ईयर तक की बुक्स में जो भी पढ़ा था क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉज को, ठीक है, उन्हें अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू एरनफेस्ट की थ्योरम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं प्रूफ। यहाँ हम प्रूफ की बात कर रहे हैं एरनफेस्ट के थ्योरम की। तो इसके प्रूफ के लिए आप लोग लेट करते हैं, लेट ए कैप एन ऑपरेटर मेजर्ड इन स्टेट साई। ये एक ऑपरेटर है ए कैप और इसे साई वेव फंक्शन के थ्रू मेज़र किया जा रहा है। अब हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखते हैं। सो इट्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी आपके पास में? एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए ये कोई भी जो ऑपरेटर होता है उसके दोनों साइड आप लोगों को मालूम है हम ये वाली फॉर्म लगाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ लगाया साई
ए कैप और ये लगाया साई, मतलब ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का तरीका था हमारे पास में। अब अगर इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो हमने ऑपरेटर माना हुआ है ए कैप, उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए अगर हम इसको डिराइव करते हैं आगे, नाउ अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, सो ये क्या हो जाएगा, डी ए कैप का एक्सपेक्टेशन डी बाई डी टी, देन डी बाई डी टी, और यहाँ इसकी फॉर्म लिख दी हमने साई ए कैप साई। अब इसके बाद में हमने ये जो लिखा डी ए कैप अपॉन डी टी, इनके बाद में इनको 1-1 फॉर्म्स को ओपन करते हैं। यहाँ हम डेरिवेशन का प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं। सो इसका प्रोडक्ट रूल यूज़ करने पर हम लिख सकते हैं देन डी ए कैप एक्सपेक्टेशन डी बाई डी टी। ये क्या आया, सबसे पहले इस वाले साई का डिफरेंशियल करते हैं। सो ऑन डिफरेंशियल डेल साई अपॉन में डेल टी, ये आगे का एज इट इज़ आ जाएगा ए कैप साई, ठीक है। देन प्लस अब हम इस ए कैप का करते हैं, सो इट विल बी साई डेल ए कैप अपॉन डेल टी, और ये आया साई, प्लस अब इस वाले फंक्शन साई का करते हैं, तो ये कैसे आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा साई ए कैप डेल साई अपॉन डेल टी, और ये लगाया इस पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए, और जिसको दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। यहाँ जो ये इक्वेशन नंबर इसको 1 दिया हम लोगों ने, इसको यहाँ एज इट इज़ ही रखते हैं, और इसके लिए फर्दर यहाँ तक इस वाली बात को लिखते हैं। देन यूजिंग TDSE मीन्स टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, and we all know that H psi is equal to iota H cross डेल साई अपॉन डेल टी। ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसके बाद में इस साई पर दोनों तरफ हम कैट को यूज़ करते हैं। सो एच साई इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, और इसको कर दिया हम लोगों ने क्लोज। अब हमें वैल्यू इसकी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर हमने डेल साई अपॉन डेल टी और ये इस तरीके से लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हमने यहाँ पे इसको लेकर आते हैं डेल साई अपॉन डेल टी, आगे ऐसे लिखा, ये वाली वैल्यू इसके नीचे चली जाएगी। सो एच अपॉन आयोटा एच क्रॉस, ये आया क्या, साई, जिसे हमने दिया इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद में यहाँ तक की बात हुई इक्वेशन नंबर 2 की, और अगर मैं इस वाले का, ये जो हमने अभी कैट निकाला है, अगर हम इसका ब्रे निकालते हैं, सो ब्रे विल बी डेल साई अपॉन डेल टी, एंड हेयर वी नो दैट cat will be changed in their bre psi, and h will be same h upon में iota h cross. We all know that when we change iota then it will be change their sign minus iota h cross. So student, this will be equation number 3. Now we know that we have equation 1 where del psi upon del t is in form of bre, and here del psi upon del t is in form of cat. So here equation 2 and equation 3, from here del psi upon del t is in the form of cat, and this is forming bre.
So equation 2 and equation 3 put in equation 1, then we see that here will be del A cap upon del T. Now put the value of equation 2 and 3 in equation 1. So we see that dA cap expectation by dt. So 1 upon में here will be minus iota h cross psi h a cap psi plus psi a cap h upon iota h cross psi plus del A cap upon del T. Now ये इक्वेशन जो है नहीं, डेल डी ए कैप अपॉन डी टी, हेयर इज माइनस साइन एंड दिस इज इन प्लस साइन, बट function of these are both. So we can say 1 upon में iota h cross psi a cap h psi माइनस, यहाँ हमने इसमें ये वाला फंक्शन लिया है और इस वाले को यहाँ लिख देते हैं माइनस साइन के साथ. सो psi h a cap psi plus it will be as it is del A cap upon del T. स्टूडेंट, अब अगर हम इस फंक्शन को देखते हैं देन इट सीम्स लाइक कम्यूटेटर. सो 1 upon iota h cross psi a cap h minus h a cap and psi plus del A cap upon del T as it is. So student, ये जो फंक्शन है ए एच माइनस एच ए, ये हमें ऐसा लगता है जैसे ये क्या है, कम्यूटेटर, क्योंकि हम कम्यूटेटर को पहले पढ़ चुके हैं. तो हमने यहाँ लिखा 1 upon iota h cross psi a cap comma h and psi plus del A cap upon del T. हमारे पास जो फंक्शन चला आ रहा था वो क्या था, d बाई डी टी a cap इज इक्वल टू 1 upon iota h cross as it is. और ये क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन साई को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये ऑलरेडी नोन है कि यहाँ साई है, ए कैप कोमा एच कैप प्लस डेल ए कैप अपॉन डेल डी. यहाँ जो ए कैप कोमा एच कैप आया है ये है कम्यूटेटर के फॉर्म में है, जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाली जा रही है. इसे हम लोगों ने दे दिया एक नेम जिसका नाम है एरनफेस्ट थ्योरम. तो स्टूडेंट, यही है हमारी एरनफेस्ट थ्योरम. तो हमारे पास एरनफेस्ट थ्योरम क्या हुई है, डी ए कैप अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस ए कोमा एच कैप का कम्यूटेशन एंड उसका क्या निकाला हम लोगों ने, एक्सपेक्टेशन वैल्यू 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस प्लस में डेल ए कैप अपॉन डेल टी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू. एरनफेस्ट
थ्योरम, और स्टूडेंट ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। अब इस एरनफेस्ट थ्योरम के अंदर हम कुछ केसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो हम केसेस पढ़ते हैं, लाइक ये इसका प्रूफ कंप्लीट होता है एरनफेस्ट थ्योरम का। इसके बाद में इसके हम कुछ केस देखते हैं। तो ये है इसका केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट के अंदर अगर सपोज कीजिए हम मानते हैं इफ़ ये जो ए कैप लिया हुआ है, यहाँ अब हमने ए कैप को सपोज कर लिया क्या, एक्स कैप माना, ठीक है। देन हम क्या देखते हैं इसमें कि ये जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। किस तरीके से, देखिए डी बाई डी टी और यहाँ आ गया क्या, एक्स कैप इज इक्वल टू 1/आयोटा एच क्रॉस। देन ये हो गया एक्स कैप कोमा एच कैप और उसका एक्सपेक्टेशन प्लस में डेल एक्स कैप अपॉन में डेल टी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, राइट। यहाँ पर ये आया 1/आयोटा एच क्रॉस आ गया हमारे पास में, और इसको हम लिख सकते हैं एज इट इज़ एक्स कैप कोमा एच कैप प्लस स्टूडेंट यहाँ जो ये एक्स कैप है वो टाइम टी का फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक एक्स कैप एक ऑपरेटर है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, सो दिस विल बी 0 एंड हेयर वी नो दैट एच कैप इज हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन की वैल्यू हम जानते हैं, ये टोटल एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो जिसकी वैल्यू को हम इस तरीके से लिख लेंगे, लाइक यहाँ पर हमने लिखा 1/आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप कोमा एच कैप। अब यहाँ एच कैप क्या है, हैमिल्टोनियन। सो हैमिल्टोनियन एच इज इक्वल टू, हैमिल्टोनियन की वैल्यू हमारे पास होती है पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। सो यहाँ से ये क्या बन रहा है, एक्स कैप कोमा एच कैप। पहले हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, देन हम इसको आगे सीन करते हैं। सो हमारे पास में ये टर्म किसकी आई है, एच, ये एज इट इज़ डी बाई डी टी एक्स कैप, यहाँ आया 1/आयोटा एच क्रॉस एक्स कैप कोमा एच कैप। यहाँ से हम जानते हैं कि जो h होती है इसकी वैल्यू ये है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने देखा कि अगर कम्यूटेशन जिसका हम वैल्यू निकालते हैं x कैप कोमा h कैप, इसकी वैल्यू क्या आएगी, x तो एज इट इज़, h की वैल्यू अभी हमने देखी कितनी होती है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स, राइट। अब जब हम कम्यूटेशन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, कम्यूटेशन को सॉल्व करने के लिए इनकी वैल्यूज़ को हम अलग अलग लिख लेते थे। सो दिस विल बी एक्स पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस, अब इससे इसको करेंगे एक्स कैप कोमा वी एक्स। तो यहाँ आंसर क्या आएगा इसका, ये 1/2m, ये तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये x और ये कितना आ गया, px का स्क्वायर प्लस यहाँ ये दोनों ही किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में है। सो हमें मालूम है कि जो इसकी वैल्यू है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें यहाँ से दिखता है कि x कैप कोमा h की जो वैल्यू है वो 1/2m, और ये x कैप कोमा पी एक्स कैप के फॉर्म में अपन जानते हैं कि इनकी जो वैल्यू है वो कितनी आती थी, 2/आयोटा h क्रॉस पी एक्स, राइट। कम्यूटेशन को सॉल्व करेंगे हम तो ये आता है 2/आयोटा h क्रॉस पी एक्स। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हुई है, x कैप कोमा h, ये 2 से 2 कैंसिल, सो आयोटा h क्रॉस पी एक्स कैप अपॉन में m,
ये वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, एक्स कैप कोमा एच की वैल्यू आई है, राइट। आगे इसके बाद फर्दर हम चलते हैं कि यहाँ पे इसकी टर्म को लिख देते हैं। हम जा रहे थे ये d बाई डी टी, जहाँ ये क्या था एक्स कैप, सो 1 आयोटा एच क्रॉस। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसके लिए कैसे लिखेंगे हम, ये हो गया आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप अपॉन में एम। अब हमें इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखना है, तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ के अंदर ये जो सारी टर्म्स होती हैं वो किस में आती हैं, एक रियल फंक्शन में आती हैं। सो d बाई डी टी दिस विल बी एक्स कैप एंड आयोटा एच क्रॉस से आयोटा एच क्रॉस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो रिमेन टर्म आई है वो सिर्फ कितनी आई हैं, पी एक्स कैप अपॉन में एम। तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है एक्स का, उसका अगर टाइम के साथ डेरिवेटिव करते हैं तो आने वाली जो टर्म होगी हमारे पास में वो कितनी आती है, पी एक्स कैप अपॉन में एम, जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट हमने अभी देखा इसका क्या, केस नंबर फर्स्ट, और केस नंबर फर्स्ट में आप लोगों ने देखा कि जब हमारे पास में इसकी जो टर्म है वो कुछ इस प्रकार से ली थी केस 1 से, यदि अगर आपके पास ए कैप इज़ इक्वल टू एक्स कैप दे दिया जाए तो यहाँ पर इसका टाइम का डेरिवेटिव निकालना था, और देन इसके बाद में यहाँ सब जगह एक्स की वैल्यू को एरनफेस्ट थ्योरम के अंदर राइट डाउन करना था। और जैसे ही उस वाली टर्म को हमने एरनफेस्ट थ्योरम के अंदर राइट डाउन किया, देन हम लोगों ने इसका कम्यूटेशन सॉल्व किया, जिसकी वैल्यू हमारे पास हैमिल्टोनियन के फॉर्म के अंदर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स आती है। इसके बाद में इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो एक्स कैप कोमा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस एक्स कोमा वी एक्स के फॉर्म में आती है। सो इट विल बी 1/2m एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस में 0, एंड ये वाली टर्म क्लियर होती है कि एक्स कैप कोमा एच इज़ इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप अपॉन में एम हमारे पास वैल्यू क्रिएट होती है, ठीक है। जिससे कि अब इन वैल्यूज़ को जब हम डी एक्स बाई डी टी के अंदर फॉर्म में पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है अपने को क्या मिलती है, डी एक्स कैप अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू पी एक्स कैप अपॉन में एम मिलती है। तो यहाँ तक आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा जो हमारा केस नंबर फर्स्ट था। इस केस नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा कि अगर हम किसी भी पोजीशन ऑपरेटर का जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी आने वाली टर्म्स मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन फॉर्म में आती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जिस तरीके से हमने अभी ए कैप को माना था पोजीशन ऑपरेटर, इसी तरीके से अब हम ए कैप को मोमेंटम ऑपरेटर मानकर वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड के अंदर हमने इस बार ए कैप को हमें मोमेंटम ऑपरेटर की तरह ट्रीट करना है। सो केस सेकंड, केस सेकंड में आपको अगर दे दिया जाए इफ़ ए कैप इज़ इक्वल टू पी एक्स कैप, देन अब आप अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में जो एरनफेस्ट थ्योरम है वहाँ पर ए कैप की जगह सिर्फ हमें पी एक्स कैप को पुट करना है, और हम देखते हैं कि डी बाई डी टी पी एक्स कैप का एक्सपेक्टेशन, तो ये वैल्यू वहाँ पे क्या बनेगी, 1 आयोटा एच कट पी एक्स कैप कोमा एच कैप प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। नाउ स्टूडेंट्स वी सी हेयर दैट डेल पी एक्स अपॉन डेल टी, डेल पी एक्स अपॉन डेल टी, यहाँ जो पी एक्स है वो एक्स की फॉर्म में है और टाइम का जो डेरिवेटिव हो रहा है वो टी की फॉर्म में हो रहा है। सो 1
आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप कोमा एच कैप एक्सपेक्टेशन प्लस इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी हमारे पास में 0 हो जाएगी। देन हम देखते हैं कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि d/dt की जो वैल्यू आई है वो पी एक्स कैप का एक्सपेक्टेशन 1/आयोटा एच क्रॉस पी एक्स कैप कोमा एच आई है हमारे पास। अगर इसको सबसे पहले हम पी एक्स कैप कोमा एच की वैल्यू को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद में इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट पी एक्स कैप कोमा एच कैप इसका कम्यूटेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो अभी हमने देखा कि जो h की वैल्यू है वो पी एक्स कैप स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स होती है। सो यहाँ हमने लिखा एज इट इज़ पी एक्स कैप कोमा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स। तो यहाँ से क्या आया अपने पास में पी एक्स कैप, पहले इसको इसके साथ करते हैं और फिर पी एक्स को कैप को वी एक्स के साथ करते हैं। तो पी एक्स कैप कोमा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m कम्यूटेशन करना है प्लस पी एक्स कैप कोमा वी एक्स का कम्यूटेशन करना है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे ये दोनों पी एक्स के फंक्शन के फॉर्म में हैं। अगर हम 1/2m को बाहर लेते हैं और फिर इसका अगर एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, कम्यूटेशन निकालते हैं, तो कम्यूटेशन निकालने पे यहाँ की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0 एंड दिस विल बी इन फॉर्म ऑफ वी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि जो ये वी एक्स है उसको अगर डेरिवेटिव फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसका लिखा हमने डेल वी एक्स अपॉन में डेल एक्स और यह कितना रह गया अब यहाँ पर अंदर सिर्फ एक्स कैप। सो पी एक्स कैप कोमा एक्स कैप, बिकॉज यहाँ हम ओनली वैल्यू जानते थे कि पी एक्स कोमा एक्स कैप की वैल्यू हमें नोन है। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, अब पी एक्स कैप कोमा एक्स कैप के लिए वैल्यू कितनी आती है माइनस आयोटा एच क्रॉस और यहाँ इसको एज इट इज़ लिख दिया डेल वी एक्स अपॉन में डेल एक्स। सो स्टूडेंट अभी हमारे पास आने वाली वैल्यू किसकी आई है, ये पी एक्स कैप कोमा एच की वैल्यू आई है। अगेन हम यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ पर थे कि d/dt पी एक्स कैप, हमने इसकी वैल्यू निकाली तो 1/आयोटा एच क्रॉस और इसको लिखने पर 1/आयोटा एच क्रॉस लिखने के बाद में यहाँ इसकी वैल्यू को लिख देते हैं। तो ये क्या बनेगा 1/आयोटा एच क्रॉस एज इट इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से देखने पर पता चलता है कि जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आती है डी पी एक्स कैप का d/dt, तो डी पी एक्स अपॉन में dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयोटा एच क्रॉस से आयोटा एच क्रॉस कैंसिल और ये कितना बन गया डेल वी एक्स अपॉन में डेल एक्स का एक्सपेक्टेशन। तो हमारे पास में ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ चुकी है मोमेंटम के फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि अभी जस्ट हम लोगों ने इससे पहले एक्स कैप पोजीशन ऑपरेटर की जब एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव निकाला तो वो किसके फॉर्म में आया है पी एक्स कैप एक्सपेक्टेशन ऑफ एम, राइट। और अगर हम मोमेंटम ऑपरेटर के एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो इसकी फॉर्म आती है माइनस डेल वी एक्स अपॉन में डेल एक्स के फॉर्म में आती है हमारे पास में, राइट। तो इसी तरीके से अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक्स कैप को ये लिया है, ठीक है। अब अगर हम जो ए कैप है उसको अगर हम ए कैप ही रहने देते हैं, वहाँ अभी हम ए कैप को एक ऑपरेटर मान रहे थे, अब हम ए कैप को एक स्केलर फंक्शन मान के काम करते हैं।
सो केस नंबर थर्ड, केस नंबर फर्स्ट में अभी हमने देखा कि ए कैप को हमने एक्स माना, पोजीशन ऑपरेटर माना, और केस नंबर सेकंड में हमने उसको मोमेंटम ऑपरेटर माना। अगर हम उसको इस बार ए कैप ही रहने देते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इफ़ ए कैप कोमा एच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा उस टाइम, 0 हो जाएगा। और अगर आपको ये दे दिया जाए कि ये ए कैप एक ऐसा फंक्शन है जो एच हैमिल्टोनियन के साथ में कम्यूट करके 0 दे रहा है, तो स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है कि इसके लिए हम ये लिख सकते हैं, अगर साथ में आपको इसका टाइम डेरिवेटिव भी कितना दे दिया जाए, 0 दे दिया जाए। अगर आपको ये इस तरीके से दिया जाता है, देन एरनफेस्ट थ्योरम पे इसकी वैल्यू को रखने पर डी ए कैप अपॉन डी टी, एरनफेस्ट की जो थ्योरम है वहाँ पर इसकी टर्म जैसे कि वहाँ था 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस ए कैप कोमा एच, तो ये 0 हो जाएगा, और वो था डेल ए कैप अपॉन डेल टी, वो 0 हो जाएगा। तो ये दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर ये किसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन वैल्यू का टाइम डेरिवेटिव 0 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए कैप का जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। अब जो ये कांस्टेंट टर्म है वो हमको ये शो करती है कि अगर ए कैप को अगर हैमिल्टोनियन के साथ में हम ये कह दें कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में एक कैसी राशि है, एक कंजर्व क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसे हम कांस्टेंट ऑफ मोशन कहेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए, इफ़ ए कैप इज़ कम्यूट विद हैमिल्टोनियन, अगर ए कैप हैमिल्टोनियन के साथ में कम्यूट करता है ऑफ द सिस्टम, राइट, देन इट रिमेन्स कंजर्व्ड। तो ये कैसा रहेगा, एक कंजर्व क्वांटिटी रहेगा, जिसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ मोशन। क्लियर। तो हमने कहा अगर जो ये ए कैप है वो हैमिल्टोनियन सिस्टम के साथ में अगर 0 रख रहा है आंसर में, कम्यूट कर रहा है, और जब भी कोई चीज़ किसी के साथ कम्यूट करती है तो हम उसके लिए ये कह सकते हैं कि वो एक कंजर्व क्वांटिटी है, या फिर उसे हम कांस्टेंट ऑफ मोशन कह सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ में ये हमारा हुआ केस नंबर थर्ड, और इसके जस्ट बाद में हम केस नंबर फोर्थ देखते हैं। केस नंबर फोर्थ के अंदर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि अगर यदि ए कैप को हम एच ही रहने दें, अगर इस ए कैप को हम एच यानी कि हैमिल्टोनियन ही रहने देते हैं, सो जब ए कैप एच कैप में बदल जाएगा तो हम कह सकते हैं देन एरनफेस्ट थ्योरम में इसकी वैल्यू को रखेंगे आप, तो क्या आएगा आपके पास में, डी एच अपॉन में डी टी इज़ इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा एच क्रॉस एक्सपेक्टेशन, यहाँ ए आता था एच आता था, तो यहाँ दोनों ही क्या बन जाएंगे हमारे पास, इस बार एच बन जाएंगे, प्लस डेल एच अपॉन डेल टी। देन स्टूडेंट ये जो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू डी एच कैप अपॉन डी टी, एच कैप और ये भी है एच, दोनों हैमिल्टोनियन है, और जब हैमिल्टोनियन को हैमिल्टोनियन के साथ में कम्यूट कराया जाता है तो इन दोनों की वैल्यू कम्यूट करने के बाद में कितनी आती है, 0 आती है, क्योंकि दोनों सेम फंक्शन है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल एच अपॉन में डेल टी का एक्सपेक्टेशन आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हेयर डी एच अपॉन में डी टी विल बी डेल एच अपॉन डेल टी। ये
चीज़ तभी हो सकती है जब आपका जो हैमिल्टोनियन है वो कैसा हो, टाइम इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इफ हैमिल्टोनियन इज टाइम इंडिपेंडेंट। तो इस केस में हमने क्या देखा, डी एच कैप का जो एक्सपेक्टेशन है उसका टाइम डेरिवेटिव इसके इक्वल होता है। और स्टूडेंट अगर आपको इसके अंदर एक केस दे दिया जाए, क्या, इफ़ हैमिल्टोनियन इज टाइम इंडिपेंडेंट, राइट, तो ये वाली चीज़ में से जो कंडीशन है, अब आपको मालूम है अगर हैमिल्टोनियन जो है वो टाइम पर इंडिपेंडेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम क्या कहेंगे, देन डी बाई डी टी एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और जिसके लिए स्टूडेंट अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है तो हमें यहाँ से क्या लगेगा कि जो एच है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। तो ये वाली वैल्यू, ये वाली टर्म कब सेटिस्फाई होती है, जब हमारे पास में जो हैमिल्टोनियन है उसका जो एक्सपेक्टेशन है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। तो उस टाइम पर हम कहेंगे अगर ये कांस्टेंट है और एच जो है हैमिल्टोनियन को शो करता है, जिससे मतलब हमारे पास में ये है कि ये एक टोटल एनर्जी को शो कर रहा है, राइट। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, अगर दोनों ही कंडीशन हैमिल्टोनियन के फॉर्म में होती हैं तो टोटल जो एनर्जी है वो क्या रहती है आपके पास में बच्चों, कंजर्व रहती है, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इफ हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट, इफ हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट of time, then total energy remains conserved, right। तो अगर हमारे पास में ये जो हैमिल्टोनियन है वो कैसा है, टाइम पर इंडिपेंडेंट है, तो आने वाली जो टोटल एनर्जी है आपके पास में वो कैसी होगी, एक कंजर्व क्वांटिटी होगी, ठीक है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। और अगर कोई भी एनर्जी अगर कांस्टेंट होती है तो स्टूडेंट हम उसको कांस्टेंट ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज हम लोगों ने देखा एरनफेस्ट की थ्योरम, और एरनफेस्ट की जो थ्योरम है उससे हम लोगों ने ये सीखा कि क्लासिकल मैकेनिक्स की कोई भी जो टर्म्स थी उनको क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्म में लिखना सीखा, जहाँ पर स्टूडेंट हम लोगों ने उसके 4 केसेस पढ़े, जिसमें केस नंबर फर्स्ट में आप लोगों ने देखा कि अगर जो ए कैप था उसको हमने पोजीशन के फॉर्म में लिया था, एक्स के फॉर्म में लिया था, देन हमारे पास में जो वैल्यू आई उसको ए कैप को आप लोगों ने जब देखा मोमेंटम के फॉर्म में लिया था, उसके टर्म्स के फॉर्म में लिया था। फिर केस नंबर थर्ड में आपने देखा कि मोमेंटम जो था जिसे हम ए कैप को मोमेंटम मान रहे थे, इस बार हमने ए कैप कोमा एच कैप, मतलब कि अगर हमने कहा कि अगर जहाँ पर ए कैप कोमा जो एच है ये दोनों एक दूसरे के साथ एक कम्यूटेटर क्वांटिटी थी, तब देखा हम लोगों ने, और ए कैप उस टाइम हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है, कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। और जब ए कैप बराबर हमने उसको हैमिल्टोनियन माना तो हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू थी ये हम लोगों को इस फॉर्म में मिलती है। और अगर हमने कहा वो टाइम इंडिपेंडेंट है तो टाइम इंडिपेंडेंट के लिए जो एच है उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट क्वांटिटी अगर आती है, ठीक है, और अगर वो कांस्टेंट आती है तो हम कह सकते हैं कि वो कैसी है, एनर्जी उस टाइम उसके लिए कंजर्व रहेगी। इसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ मोशन के नाम से भी शो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।